वह चाहे यूपी टेट के लिए हो या फिर यस टेट के लिए या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की विभिन्न जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है, एमटीएस जो 10वीं कक्षा के बाद की 10वीं के बाद ये जो फॉर्म आता है एमटीएस के लिए, या फिर CHSL के लिए 10+2 स्टैंडर्ड का या फिर ग्रेजुएट लेवल, सभी को टारगेट करते हुए इसमें मैथमेटिक्स के हर पहलुओं विभिन्न कर इसको 8 खंडों में हमने बांटा है, जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अंकित क्षमता के कुल 18 और सब टॉपिक को लेते हुए 22 टॉपिक इसमें शामिल करेंगे। और इसके अतिरिक्त सामान्य ज्यामिति में 5 टॉपिक, सामान्य सांख्यिकी होगी, सामान्य बीजगणित होगा, निर्देशांक ज्यामिति होगा, त्रिकोणमिति होगा और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के पार्ट होंगे और डीआई खंड भी शामिल रहेगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षाओं में भी डीआई और सांख्यिकी के पार्ट शामिल हैं। तो चलिए यहाँ पर संख्या पद्धति के इस सेशन से शुरू करते हैं। एक बड़ा टॉपिक है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, 2 चीजें होती हैं जब हम बात संख्या पद्धति की करते हैं, तो यहाँ से एक गणित का मूल आधार बनता है। इसमें सामान्य गणितीय संक्रियाओं का बोध, जिसमें योग व्यवकलन गुणा भाग से लेते हुए अलग अलग जो स्वभावगत लक्षण हैं, प्रश्नों के नेचर, इवन मेंटल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे। तार्किक अभिक्षमता में तार्किक अभिक्षमता के भी 4 महत्वपूर्ण हेडिंग जो अलग अलग परीक्षाओं में काफी रिपीट होते रहे हैं, जैसे बेंच और विद्यार्थियों की संख्या को लेकर जो प्रश्न बनता है, बेंच और विद्यार्थी से जैसे ये होता है कि किसी विद्यालय में कुछ बेंच और कुछ विद्यार्थी हैं। प्रश्न ये होता है कि जब प्रत्येक बेंच पर 5-5 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो 3 बेंच की और आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के, या फिर मतलब ये डबल स्टेटमेंट के ये प्रश्न होते हैं। तो बेंच और विद्यार्थी के प्रश्न हो गए, हस्त मिलाप वाले प्रश्न हो गए, सही गलत प्रश्नों की संख्या, जानवरों वाले प्रश्न जिसमें 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर के प्रश्न, बंदर वाले प्रश्न, तो इसमें मेंटल एबिलिटी के भी प्रश्न शामिल रहेंगे। तो फिलहाल संख्या पद्धति एक बड़ा भाग है, जिसमें पहला टाइप है सांकेतिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग, यूज ऑफ कोडेड फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो प्रश्न दिए जाते हैं एक कोड के रूप में जानकारी दी गई होती है और उसी कोड के आधार पर हमें पूछे गए व्यंजक का मान प्राप्त करना होता है। जैसे यहां पर जो कोड दिया गया है वो कोड क्या है, चलिए देखते हैं। यहां जो कोड दिया हुआ है, चलिए देखें, यहां पर जो कोड दिया है A*B, इसका जो मतलब है यह है A² + B² - AB। इसका मतलब क्या है, A² + B² - AB, मतलब यह एक कोड है। पहले टाइप से बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो हमें बताना है 9*10 का मान क्या होगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं तो क्या करते हैं, कोड के रूप में एक जानकारी दी गई होती है, उस कोड का अध्ययन करते हैं और उसी आधार पर जो प्रश्न पूछा जाता है उसका डी कोड करते हैं। तो सिमिलर यहां पर A*B का जो कोड है वो क्या है, A² + B² और -AB। यह एक संकेत है, यह एक कोड है। अब हमें बताना है 9*10 का परिणाम क्या होगा। आप ऐसा करिए, 9 को मान लीजिए A और 10 को मान लीजिए B। अब ये हो गया A*B और A*B का जो संकेत है, पहले A का स्क्वायर करना है और A का मान 9 है तो पहले 9 का स्क्वायर करना, प्लस B का स्क्वायर करना और B का मान 10 है तो फिर 10 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस A × B है और A का मान 9 है और B का मान 10 है तो 9 × 10। ये बात समझ है। A स्क्वायर करें तो A का वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर करें तो B का मान 10 है, 10 का स्क्वायर, और माइनस A का गुणा B में तो 9 का गुणा 10 में। तो यही हल कर लीजिए, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा और -9 × 10 में 90।
आप ऐसे कर लीजिए, 100 में से 90 घटा दीजिए तो 10 आएगा, 81 और 10 जोड़ देंगे तो 91 परिणाम मिलेगा। और 91 जो परिणाम है वह ऑप्शन किसके लिए बना है? सी के लिए। तो इस तरीके के जो कोड के रूप में प्रश्न बनते हैं, एक दो प्रश्न और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप सभी के कमेंट भी रीड करूंगा। चलिए बढ़े आगे, इसको इरेज करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, काफी देर से उत्तर आ रहा है, मैं अभी आप सभी के कमेंट रीड कर रहा हूं। चलिए, यह एक संकेत दिया है, अब इस कोड का अध्ययन करके इसका पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा जवाब देना है। चलिए उत्तर करिएगा, मैं आप सभी के एक बार कमेंट रीड कर लूं, एक बार नए सिरे से कमेंट रिफ्रेश हो जाए आपका। प्रियंका राय और खान सर वायरल वीडियो, और नीतू चौरसिया, दीक्षा यादव, पूनम यादव, श्वेता कुमारी, कुसुम देवी और प्रज्ञा यादव। तो ऐप वाली क्लास भी अभी यूट्यूब पर ही ओपन है, जो क्लास टाइमिंग दी गई है वो दोनों के लिए है। सचिन रामाशंकर और नेहा सिंह। चलिए देखते हैं, एक्स स्टार वाई, इसका कोड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। मतलब यह एक्स स्टार वाई का कोड दिया गया है। तो जिस कोड में इसको ये लिखा गया है उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? मतलब जिस कोड में एक्स स्टार वाई को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 लिखा गया है, उसी कोड में इसका मान क्या होगा? तो चलिए पहले आप एक स्टार 2 को हल कर लीजिए। पहले किसको हल करेंगे? एक स्टार 2 को। तो एक को मान ले यक्स है और 2 को मान ले वाई है। तो यक्स स्टार वाई का कोड क्या दिया है? एक्स स्क्वायर, तो यक्स का मान 1 है तो पहले 1 का स्क्वायर करिए, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करना, और प्लस यक्स गुणा वाई है तो यक्स का मान 1 है और गुणा वाई का मान 2 है, और प्लस 1। तो जब इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 1 का गुणा 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और प्लस 1 है। कुल मिला के 1 और 4 5, 5 2 7 और 1 8 हो गया। इसका परिणाम 8 आ गया। देखिए चूंकि हमें बताना किसका वैल्यू था? हमें बताना था 1 स्टार 2 ब्रैकेट में और फिर स्टार 3 बताना। तो 1 स्टार 2 का मान तो आपको पता चल गया। 1 स्टार 2 का परिणाम कितना है? 1 स्टार 2 का परिणाम 8 आया है। 1 स्टार 2 का परिणाम कितना है? 8। तो 1 स्टार 2 के स्थान पर 8 लिख दीजिए और स्टार 3। अब इसको हल कर लीजिए, इसको यक्स मान लेना और इसको वाई मान लेना। तो बताइए क्या होगा? एक्स स्टार वाई का कोड आपके प्रश्न में क्या दिया है? एक्स स्टार वाई का कोड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। तो पहले यक्स का स्क्वायर करें, यक्स का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर करें और वाई का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, और प्लस यक्स का गुणा वाई में, और यक्स का मान 8 है गुणा वाई का मान 3 है और प्लस 1 है। बस यही हल कर लीजिए, परिणाम आ गया। 8 का वर्ग 64 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा, और 8 3 कितना? 24 और प्लस 1। बस यही जोड़ लीजिए, आपका उत्तर क्लियर है। तो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 24 34 हो गया, और 34 और 67 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 97। 97 आएगा कि 98 आएगा? देखिए 9 और 1 10, 10 और 24 34 हो गया, 34 और 68 जोड़ेंगे तो 98 परिणाम आएगा, और यह बनेगा ऑप्शन डी के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो बनेगा वो होगा डी, बिल्कुल सही। 98 प्रियंका राय और कुमारी भावना, प्रज्ञा यादव और रामहेत वर्मा, और राज पटेल, प्रियंका राय, कुसुम देवी और प्रज्ञा। चलिए बहुत अच्छा, 98 के लिए उत्तर है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा, और उसके बाद हेडिंग बदलेंगे। तो जिस तरीके से पूरा एक, अच्छा यह प्रैक्टिस नहीं है, एक प्रकार से पूरी क्लास की यह पूरी फ्रेमिंग है। तो चलिए देखें, ए स्टार बी, इसका कोड दिया गया है, और इसका जो कोड है वो है ए बी बटे ए प्लस बी, और आपको इस पर्टिकुलर का मान बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं। चलिए दरअसल यह जो मझला कोष्ठक बनेगा
यह मझला कोष्ठक यहां नहीं है, ये कहां है, चलिए मैं बता रहा हूं। यह मझला कोष्ठक यहां नहीं है, ये इस प्रकार से 3 स्टार अब मझला कोष्ठक है, और 3 ये इस प्रकार से प्रश्न लिखा गया है, इसका मान बताना है। क्लियर है? चलिए, ए स्टार बी, इसका जो कोड दिया गया है वो दिया है ए बी बटे ए प्लस बी। तो जिस कोड में ए स्टार बी को इतना लिखा गया है, उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। चलिए हल करें, उत्तर करिएगा। तो देखिए, जब इसको हल करें तो सबसे पहले कोष्ठक वाला पद लेके पहले इसको हल करना। मतलब प्रश्न है 3 स्टार मझला कोष्ठक, इसमें 3 स्टार -1 मझला कोष्ठक बंद। तो पहले आप इस पद को हल करेंगे। किसको? पहले आप इसको हल कर लीजिए, 3 स्टार -1। पहले चलिए इसको लेके हल करते हैं, देखते हैं परिणाम क्या होगा। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अब देखिए, ए स्टार बी का कोड क्या दिया है? ए स्टार बी का कोड है ए बी बटे ए प्लस बी। ए स्टार बी का कोड कितना दिया है? ए बी बटे ए प्लस बी। तो ए स्टार बी, इसको हम लिखेंगे ए इंटू बी, और बी का मान -1 है, और बटे ए प्लस बी। और ए का मान कितना है बताइए? ए का मान 3 है, और प्लस बी, और बी का मान कितना है? -1। तो कुल मिला के आएगा -3, और बटे 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? ए स्टार बी का कोड है ए बी बटे ए प्लस बी, तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो ए स्टार बी क्या होगा? पहले ए इंटू बी करें तो 3 का गुणा -1 के साथ हो, बटे ए प्लस बी। ए का मान 3 है और प्लस बी का मान -1 है। तो 3 का गुणा -1 में -3 होगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2। ये हमें इसका परिणाम पता चला। अभी हमें और निकालना है क्या? चलिए देखें, इसका परिणाम तो हमें पता चल गया, -3/2 है। अब हमें किसका परिणाम निकालना है? 3 स्टार। देखिए 3 स्टार, अब इसका मान कितना है? -3/2 है। चलिए अब इसका परिणाम क्या होगा, कोड के अनुसार हल करिए। आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो पहले क्या होगा? ए स्टार बी का कोड है ए बी बटे ए प्लस बी। तो ए का गुणा बी के साथ, मतलब 3 का गुणा करेंगे किसके साथ? -3/2 के साथ, और बटे में ए प्लस बी। ए का मान 3 है और प्लस बी का मान -3/2 है। चलिए बस यही हल कर लीजिए। तो ये कितना आएगा? 3 तिया 9, -9/2, -9/2, और बटे ये कितना होगा? 2 का गुणा 3 में 6 हो जाएगा। तिरछा गुणा करिए, 2 का गुणा 3 में 6, और 6 - 3 ये होगा 3/2। कोई डाउट है? देखिए 2 का गुणा 3 में 6 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3/2। तो चूंकि -9/2 में भाग हो रहा है, किससे भाग हो रहा है? 3/2 से, और गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 तिया 9, -3 यह परिणाम में आया। और -3 जो है पहले ही ऑप्शन में है। तो हम सभी का जो उत्तर बनेगा वह क्या बनेगा? बेशक आप सभी लोग बता रहे हैं -3 बनेगा। अमित अंजन और प्रियंका सिंह, स्मार्ट राजनेश यादव, प्रज्ञा यादव, प्रियंका सिंह। चलिए -3 उत्तर आएगा। रिया पांडे और अनिमेश सक्सेना। चलिए देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से, सहजता से हल कर सकते हैं, बशर्ते जो कोड दिया गया है उस कोड का भली भांति अध्ययन करें। ये देखें कि ए स्टार बी किसकी ओर संकेत करा है, उसी के आधार पर जो परिणाम पूछा जाए उसको हल करें। तो जब हमसे इसका परिणाम पूछा गया तो पहले ब्रैकेट वाले पद को हल करते हैं। तो पहले यह ब्रैकेट वाला पद लेना है, और जब इसको हल करेंगे, इसको ए और इसको बी मानकर, तो परिणाम आएगा -3/2। अब 3 स्टार
अब इस पूरे का मान -3/2 है, तो A स्टार B लेकर फिर हमने इसको हल किया। ये था पहला हेडिंग हम लोगों का, जो सांकेतिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग है। अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या क्या, अब हेडिंग देखते हैं टाइप दूसरा। इसमें टोटल अलग अलग हम लोग जो प्रकार में अध्ययन करेंगे वो लगभग 35 से 36 प्रकार के प्रश्नों पर बात होगी। तो संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता, ये दूसरा हेडिंग है। संख्या पद्धति का यह एक दूसरा हेडिंग है। चलिए अब इस पर प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। हमें इसमें किसी अतिरिक्त भूमिका की आवश्यकता नहीं है, कोई अतिरिक्त इसमें सूत्र नहीं चलेगा, इसलिए सीधा से प्रश्नों को पढ़ें और सेंस के आधार पर, भाव के आधार पर इसका उत्तर करें। स्टेटमेंट का यह प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब 1 से 50 तक की संख्याएं आपको टाइप करना है तो टोटल कितने अंक की आवश्यकता होगी। अच्छा, ये तो नहीं कहेंगे 10 अंक की, 1 से लेकर 9 तक ये और 0। देखिए जब हम लोग टाइप करते हैं, विशेषकर देखें 1 से लेकर 9 तक की यदि संख्याओं को हम लगातार टाइप करें तो टोटल 9 अंक की आवश्यकता यहां होगी। ये सभी एक एक अंक की संख्या है। जैसे मान लिया टाइप पर आप बैठिए, 1 टाइप करेंगे तो 1 अंक की आवश्यकता होगी, 2 टाइप करें 3, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को टाइप करेंगे तो 9 अंक की आवश्यकता यहां होगी। लेकिन अब देखिए जैसे ही 10 टाइप करेंगे तो आपको 2 अंक की आवश्यकता होगी, क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या से मिलकर बना है। 11 लिखेंगे तो भी 2 अंक की आवश्यकता होगी, 12 लिखेंगे तो भी 2 अंक की आवश्यकता होगी, 13 लिखेंगे तो भी, और ऐसे ही 50 तक जाना है। मतलब 10 से लेकर 50 तक की सभी संख्याएं 2 डिजिट नंबर है। 10 से लेकर 50 तक की सभी संख्याएं 2-2 अंक से मिलकर बनी है। मतलब 10 लिखने में भी 2 अंक की आवश्यकता होगी, 11 लिखेंगे तो भी 2 अंक की आवश्यकता होगी, 12 लिखेंगे तो भी 2 अंक की आवश्यकता, इसी प्रकार 50 तक जाएंगे। तो पहले आप हमें बताइए 10 से लेकर 50 तक में टोटल कितने पद होंगे। 41। भाई देखिए सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 9 तक में 9 पद यहां हो गए और सभी एक एक अंक की संख्या से मिलकर बनी है, मतलब 9 अंक की आवश्यकता तो यहां होगी। और 10 से लेकर 50 तक आएंगे तो टोटल 41 पद होंगे। कितने पद होंगे? 50 पद में 9 पद हटा दीजिए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में 9 पद हैं, तो ये 9 पद हटा दें तो 10 से लेकर 50 तक में टोटल 41 पद होंगे और सभी 2-2 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं, तो 84 अंक की आवश्यकता यहां होगी। मतलब 1 से लेकर 9 तक टाइप करने में 9 अंक की आवश्यकता यहां होगी और 10 से लेकर 50 तक की संख्याओं को टाइप करने में टोटल 84 अंक की आवश्यकता होगी। तो टोटल कितने हो गए यहां पर? 41 दूना 82 होगा, 84 नहीं होगा। इसको इरेज करते हैं तो 82 और प्लस 9, 82 इधर और 9 इधर, तो 82 और 9 टोटल 91 अंकों की आवश्यकता होगी। ये बात समझ है? एक बार फिर से देखिएगा। जैसे हम टाइप करते हैं टंकड़ पर या कीबोर्ड पर, जब टाइप करें तो 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को टाइप करेंगे तो टोटल 9 बार बटन को पुश करेंगे। 1 लिखेंगे तो 1, 2 लिखेंगे तो 2 पुश करेंगे, 3 लिखेंगे 3, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को टाइप करेंगे तो 9 अंक की आवश्यकता यहां होगी। लेकिन 10 टाइप करना होगा तो 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 1 और 0। 11 लिखेंगे तो भी 2 अंक की आवश्यकता, 12 लिखेंगे तो भी 2 अंक की आवश्यकता। तो 10 से लेकर 50 तक में टोटल 41 पद होंगे। कितने पद होंगे? 41, और सभी 2-2 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं, तो 41 पद हैं और सभी पद 2-2 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं। मतलब 41 दूना 82 अंक की आवश्यकता यहां होगी और 9 अंक की आवश्यकता यहां है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल 91 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम सभी का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीषा यादव और गगन पाल, प्रज्ञा अनिमेश सक्सेना और शिखा राजपूत आर्यन और अजीत रावत, कुसुम पटेल। चलिए बहुत अच्छा है, 91 के लिए उत्तर है।
तो इसमें किसी अतिरिक्त सूत्र की आवश्यकता नहीं है, एक सिंपल से लॉजिक पर आधारित यह प्रश्न है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक में कुल 366 पृष्ठ हैं, 366। एक पुस्तक में टोटल कितने 366 पेज हैं, और कह रहा है कि इन सभी पृष्ठों को टाइप करने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। प्रश्न वही है, डिजिट बदला है। 1 से लेकर 366 तक आपको टाइप करने हो तो टोटल कितने अंक की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप हमें बताइए, जैसे मैं 1 से लेकर लगातार 9 तक की संख्याओं को टाइप करूं, 1 से लेकर 9 तक की, तो ये सभी एक एक अंक की संख्या से मिलकर बने हैं, मतलब यहां पर 9 अंक की आवश्यकता होगी। 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को टाइप करेंगे तो टोटल हमें कितने अंक की आवश्यकता होगी, 9। पहले एक अंक की संख्या अलग छांट लीजिए। अब इसके बाद देखिए, जैसे 10 लिखेंगे तो 10 लिखने में भी देखिए 10 लिखेंगे तो आपको 2 अंक की आवश्यकता होगी, 11 लिखेंगे तो भी 2 अंक की आवश्यकता, 12 लिखेंगे तो भी 2 अंक की आवश्यकता, होते हुए पहले 99 तक आइए, मतलब 2 अंक की संख्या यहां कवर कर लीजिए। तो 10 से लेकर 99 तक में टोटल 90 पद होंगे। कैसे, आप हमें बताइए। 1 से लेकर 99 तक में 99 पद होंगे, 1 से लेकर 99 तक में 99 पद होंगे, जिसमें 9 पद यहां निकल गए, तो 9 पद यहां निकल गए तो आगे 90 ही बचेंगे ना, मतलब 10 से लेकर 99 तक आएंगे तो टोटल 90 पद होंगे, और ये सभी 2-2 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं, मतलब 180 अंक की आवश्यकता यहां होगी। वैसे पदों की संख्या निकालने में कंफ्यूज नहीं हुई है। जब संख्याएं लगातार हो 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए। यदि संख्याएं लगातार है तो जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 99 तक है, तो अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए। 99 में 10 घटाएंगे 89, और 1 जोड़ दीजिए 90। और चूंकि सभी 2-2 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं, अतः पद में 2 से गुणा कर दीजिए, 180 अंक की जरूरत यहां पड़ेगी। हमें जाना 366 पृष्ठ तक है, तो अब 99 के आगे जैसे ही 100 टाइप करेंगे तो 100 टाइप करने में आपको 3 अंक की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको टाइप मशीन पर 100 टाइप करना हो तो 3 अंक की जरूरत पड़ेगी। 101 टाइप करेंगे तो यहां भी 3 अंक की जरूरत, 102 टाइप करेंगे तो यहां भी 3 अंक की जरूरत, और टोटल हमें 366 तक टाइप करने। तो पहले आप हमें बताइए, मैं जानना चाहूं कि 100 से लेकर 366 तक में कितने पद हैं, तो अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए, मतलब 366 में 100 घटाएंगे 266, और 1 267, और सभी 3-3 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं, तो 3 से गुणा कर दीजिए। 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 छक्के 18, 2 20, हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 801 अंक की यहां जरूरत पड़ेगी। 180 अंक की यहां जरूरत है, 9 अंक की यहां जरूरत, सबको जोड़ लीजिए। 267 में कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, आप ऐसे सोचिए, 100 को हटा दीजिए। यदि 100 को हटा दें तो आगे 101, 102, 103, 366 तक आए तो 266 यहां आएगा, और 1 हमने 100 हटाया था, टोटल 267 पद है। मतलब अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए, 366 में 100 घटाएंगे 266, और 1 जोड़ दीजिए, 267 गुणा 3, तो कितने अंक की आवश्यकता हुई, 801, 180 और 9, ये सबको जोड़ना है। कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, तो 9 1 10, 9 और 1 10, हासिल 1 आएगा। अब 1 हासिल आएगा तो इधर 8 1 9, 990 अंक की जरूरत पड़ेगी, और 990 ऑप्शन में नहीं है वो। अब एक तो बना लीजिए, यही टोटल हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 990, 992 नहीं है। आप ऐसे देखिए, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को टाइप करेंगे तो सभी 1 अंक की संख्या है, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या टाइप करेंगे तो 9 अंक की जरूरत यहां होगी। अब देखिए 10, जैसे ही 10 टाइप करना होगा 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 11 लिखेंगे 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 12 लिखेंगे 2 अंक की, तो ऐसे होते हुए 99 तक आएंगे तो यहां सभी संख्याएं 2-2 अंक से मिलकर बनी है। तो 10 से लेकर 99 तक में कितने पद होंगे, 90। कैसे,
अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए। तो 99 में से 10 घटाएंगे 89 और 1 जोड़ देंगे 90 गुणा 2, क्योंकि सभी 2-2 अंक की संख्या से मिलकर बनी है। 180 अंक की जरूरत यहां पड़ेगी। 100 देखिए 100 से लेकर 366 तक ये सभी 3-3 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं। क्योंकि 100 टाइप करेंगे तो भी 3 अंक की जरूरत पड़ेगी, 101 टाइप करेंगे तो भी 3 अंक की जरूरत, यहां भी। तो अब यहां से लेकर यहां तक कितने पद हुए? अंतिम में से पहला पद घटा दीजिए, 266 आएगा, 1 जोड़ेंगे 267 गुणा 3, तो 3 7 21, हासिल 2, 3 6 18, 2 20, 2 3 दूना 6 2, 801 अंक की जरूरत, और सबको जोड़ेंगे तो 990 आएगा। इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, टोटल 990 अंक की। एक मात्र प्रश्न इस पर और देख लें और इसके बाद फिर हेडिंग हम सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 देख लीजिएगा और फिर हेडिंग हम लोग बदलेंगे। 76 से लेकर 500 पृष्ठों को लिखने में आवश्यक अंक है कितने? ये हमें जवाब देने हैं। कहां से? 76 से लेकर 500 पृष्ठ को लिखना है, कितने अंक की जरूरत होगी? तो पहले 2-2 अंक की संख्या छांट लीजिए। हमें लिखना कहां से है? 76 से, तो 2-2 अंक की संख्या छाटिए। 76, 77, 78, 79, 80 होते हुए पहले 99 तक आप यहां छांट लीजिए, क्योंकि ये सभी 2-2 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं। तो आप हमें बताइए कि यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने पद हैं? जानने के लिए अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए और 1 जोड़ देना। 99 में से 76 घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 23 और 1 जोड़ लीजिए 24, मतलब 24 पद हैं और सभी 2-2 अंक से मिलकर बने। आप ऐसे प्रैक्टिकली समझ लीजिए। 76 लिखेंगे 1 अंक, देखिए 76 1 पद हो गया, 77, 78, 79, 80, 80 तक में 5 पद हो गए, और 80 के आगे और कितना जाए कि 99 आ जाए? 19 आगे और जाना है, तो 5 पीछे 19 आगे, मतलब 24 पद हैं और सभी पद 2-2 अंक की संख्या से मिलकर बने हैं। तो 48 अंक की आवश्यकता आपको यहां पड़ेगी। अब देखिए जैसे ही 100 टाइप करेंगे तो यहां 3 अंक की आवश्यकता होगी। 101 लिखेंगे 3 अंक की आवश्यकता, 102 लिखेंगे, चलिए ये 0 पहले पड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, 0 हटा देते हैं। अब ऐसे होते हुए हमें कहां तक आना है? 500 तक। देखिए 100 टाइप करेंगे तो भी 3 अंक की जरूरत पड़ेगी, 101 टाइप करेंगे तो भी 3 अंक की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से लेकर यहां तक कितने पद होंगे? 401 पद होंगे। कैसे? जब संख्याएं लगातार हो तो अंतिम पद में से पहला घटा दीजिए। 500 में 100 घटाएंगे 400 और 1 जोड़ेंगे 401, और सभी संख्याएं 3-3 अंक से मिलकर बनी हैं, तो गुणा 3 करना, तो टोटल 1203 अंक की आवश्यकता यहां होगी। 1203 कितने? 1203 अंक की। तो जोड़ लीजिए 1203 और 48, तो 1203 अंक की आवश्यकता यहां होगी, 48 यहां, तो कितने? 1251 टोटल अंकों की आवश्यकता होगी जब हम 76 से लेकर 500 के सभी पृष्ठों को लिखेंगे। तो हाँ, भक्ति सागर, कुमारी भावना और ब्रिजेश, रितेश कुमार, चलिए बहुत अच्छा। 1251 के लिए आप सभी को उत्तर आ रहे हैं। पूजा बंसल और क्षमा नालिनी, एस खान, चलिए स्मार्ट, आगे मैं नहीं पढ़ पाया तब तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बढ़ाने से पहले, अच्छा, योग से संबंधित प्रश्न यह तीसरे टाइप में है। विशेषकर यहां पर हम केवल 3 प्रकार के योग के प्रश्न पर बात करेंगे। हालांकि योग पर प्रश्नों को पहले मैं 4 टाइप में बांटता था। एक होता था प्राकृतिक संख्या के योग पर, दूसरा प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग पर, और तीसरा प्राकृतिक संख्या के घनों के योग पर, और चौथा मैं लिखता था भिन्नों के योग पर बनने वाले प्रश्न। और भिन्नों के योग के प्रश्न को मैं 4 टाइप में बांटता था, लेकिन यहां भिन्नों के योग पर प्रश्न यहां से हटा दे रहे हैं और इसको भिन्न के टॉपिक में रखेंगे। जब आगे गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल एक्शन आप पढ़ेंगे तो वहां पर भिन्नों के योग पर प्रश्न में रखूंगा, उसको 4 टाइप में बताएंगे। यहां पर फिलहाल आप इन 3 नेचर के प्रश्नों को देखें, और जब इन प्रश्नों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले, अच्छा, प्रश्न से पहले मैं इसकी शुरुआती भूमिका बना ले रहा हूं।
देखिए, जब योग के प्रश्न की बात आती है, जब मैं पहला हेडिंग करता हूं प्राकृतिक संख्या के ऊपर, पहले पूरी इसकी क्लासिफिकेशन और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, प्रश्न कराएंगे तो बहुत आसान लगेगा। जब हम प्राकृतिक संख्या के योग पर बनने वाले प्रश्न की बात करते हैं, ये जो पहला हेडिंग है, तो इसको हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। इसको मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग यह होगा कि जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, एपी सीरीज, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नियमित अंतराल में हो। संख्याएं कैसी हो? नियमित अंतराल में हो, मतलब सभी पदों में अंतर बराबर का हो, नियमित अंतराल में हो। जब संख्याएं कैसी हो? नियमित अंतराल में। और जो दूसरा क्रम बनेगा वो होगा जब संख्याएं अनियमित अंतराल में। बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग चल रहा है। जब संख्याएं कैसी हो? अनियमित अंतराल में। जब संख्याएं अनियमित अंतराल में हो। अब जब संख्याएं नियमित अंतराल में होगी तो हम इसको मूल दो भागों में बांटेंगे। जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो तो हम इसको मूल कितने भागों में बांटेंगे? दो। पहला भाग जो होगा इसमें यह होगा कि जब योग ज्ञात करना हो, और दूसरा कंडीशन बनेगा जब योग ज्ञात हो। अच्छा, जब योगफल ज्ञात होगी ना तो आपको कोई पर्टिकुलर संख्या बतानी होगी, जैसे सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या। अब जब योग ज्ञात करना हो और संख्याएं कैसी हो? समांतर श्रेणी में, तो अब योग निकालेंगे कैसे? इसके लिए चलिए यहां पर देखते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग योग निकालने चल रहे हैं, और योग हम कब निकाल रहे हैं? जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, या फिर कहें कि संख्याएं जो दी गई हो वह नियमित अंतराल में हो और हमें योगफल निकालना हो। तो ध्यान रहे कि जब संख्याएं समांतर श्रेणी में होगी, विशेषकर मैंने आपसे कहा, मान लिया टोटल n पद है, श्रृंखला कैसी है? समांतर श्रेणी में, और टोटल n पद है। तो बताइए, समांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है? बताइए, समांतर श्रेणी में n पदों का जो योग होता है वो होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको लिखेंगे n/2 और विद इन ब्रैकेट 2a है। अब 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? a प्लस a। a और a जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2a ही तो आएगा। तो 2a को हम सभी लोग लिख सकते हैं a प्लस a। a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और प्लस कितना? n-1 इंटू डी। आप कहेंगे छोटा करने के बजाय मैंने बड़ा कर दिया। दरअसल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है। यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो L बराबर होता है, लास्ट पद L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको पता है। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर a प्लस n-1 इंटू डी है, और हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? L लिख सकते हैं। तो अब देखिए, इसको लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस n-1 इंटू डी को लिखेंगे L। ये योग का कॉन्सेप्ट है। यदि इसको मैं शब्दों का रूप दूं, इसको मतलब शब्दों में लिख दें, तो इसको क्या लिखेंगे? ध्यान सुनिएगा। देखिए, योग बराबर क्या होगा? देखिए, ब्रैकेट में लिखा है a प्लस L। a जहां श्रृंखला का पहला पद है और L जहां श्रृंखला का अंतिम पद है। a प्रथम पद है और L अंतिम पद। तो पहला पद अंतिम पद जोड़ लीजिए और इसमें गुणा करिए n/2 से। n जहां कुल पद की संख्या है, तो आप पहले ब्रैकेट लिखना। ब्रैकेट में a मतलब पहला पद, प्रथम पद, और प्लस L का मतलब है अंतिम पद।
पहले आप दोनों को जोड़ लीजिए, पहला पद और अंतिम पद जोड़ लीजिए। अब इसमें गुणा करना किससे, n बटे 2 से। यहां पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। n जहां कुल पद की संख्या है बटे 2, वैसे बटे 2 पूरे पद लिख सकते हैं। मतलब ये पहला पद अंतिम पद जोड़ लीजिए बटे 2 और गुणा कर दीजिए n मतलब कुल पद की संख्या से। ये हुआ कॉन्सेप्ट। मतलब जब संख्याएं समांतर श्रेणी में दी गई हो या कहे तो नियमित अंतराल में दी गई हो और आपसे योगफल पूछा जाए तो योग कैसे निकालेंगे, श्रृंखला का पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद इसमें 2 से भाग करना, बटे 2 पूरे पर लगा सकते हैं और गुणा करना, n मतलब कुल पद की संख्या है। मतलब इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कहां कहां होगा, जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 होते हुए, और प्राकृतिक संख्या के अंदर सम संख्या आती है 2 4 6 8, इन सभी को जोड़ना है तो सम संख्याएं भी नियमित अंतराल में होती हैं क्योंकि सम संख्याएं 2 2 के गैप पर आती हैं। और विषम संख्याएं 1 3 5 7, वहां भी इस सूत्र का प्रयोग होगा। मतलब चाहे प्राकृतिक संख्या का योग हो, सम संख्या का योग हो, विषम संख्या का योग हो या गुणज संख्या का योग हो, जैसे मैं कहूं कि 45 के प्रथम 40 गुणजों का योग बताइए, तो गुणज मतलब अपवर्त वाली संख्या है जो पहाड़े के रूप में आती हैं। जैसे 45 का 45, 45 दूना 90, 45 या 135। तो इस तरीके से जो गुणज पर प्रश्न बनते हैं योग से, उस पर भी इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब एक शब्द में कहें तो इस सूत्र का प्रयोग हर उस स्थिति में आप लोग कर सकते हैं जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो, मतलब समांतर श्रेणी में। दिए गए श्रृंखला में यदि सभी पदों में अंतर समान है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम सभी लोग करेंगे। चलिए अब इस पर, हाँ बिल्कुल सबके लिए मैं पूरे लेवल को टच करूंगा। अभी देखिए योग पर ही प्रश्न चलेंगे तो इसमें हर परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में जितने स्वभाव से प्रश्न बनते हैं प्राकृतिक संख्या के योग पर भी आप बनिए। अभी देखिए काफी नए प्रश्न भी इंक्लूड होंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में शामिल किए गए हैं पर्टिकुलर योग से। तो सभी के लिए, मतलब हमने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित परीक्षा हो या यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा है, एसएससी, सभी परीक्षाओं में। अच्छा देखिए योग में सारे नेचर के प्रश्न में एक बार रनिंग में मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए ये हो गया इधर, तो मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए हमने कुछ प्रश्न डाले हैं। और देखिए जैसे ये है, कोई घड़ी 1 बजने पर 1 बार, 2 बजने पर 2 बार, हालांकि ये भी योग पर आ जाता है। चलिए अब देखें ये भी अभी प्राकृतिक संख्या योग पर है, 35 के प्रथम 40 गुणजों का योग। या फिर आगे बढ़े तो जैसे ये है 20 पृष्ठों की एक पुस्तक से कोई एक पन्ना विलुप्त हो जाता है, यदि शेष बचे पृष्ठों में पृष्ठों के क्रमों का योग 195 हो तो पुस्तक का कौन सा पृष्ठ विलुप्त हुआ। मतलब योग के सभी नेचर के प्रश्न आप लोग आगे देख पाएंगे। तो चलिए पहले इसके प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लिया है? जब नोट्स बनाइएगा तो वीडियो को वहां पे रोक लीजिएगा जहां पे हमने कॉन्सेप्ट समझाया था। हाँ चलिए देखें, प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। शुरुआत के 1-2 प्रश्न बिल्कुल मैंने इंट्रोडक्शन के लिए यहां पे डाले हैं, देखते हैं। प्रथम 100 क्रमागत मतलब 1 से लेकर 100 तक लगातार, क्रमागत को बोलते हैं कंसेक्यूटिव, क्रम से आने वाला। तो 1 से लेकर 100 तक आने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब आपसे यह पूछा गया 1 से लेकर 100 तक की लगातार सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए यह कैसी है, समांतर श्रेणी में। भाई सभी पदों में अंतर 1-1 का है, प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी में ही आती हैं। और योग निकालना हुआ तो योग का कॉन्सेप्ट आपने देखा, पहला पद अंतिम पद जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं और गुणा करते हैं कुल पद की संख्या से। तो यहां पर बताइए पहला पद क्या है 1, प्रथम पद 1 है, प्लस अंतिम पद क्या है 100। तो पहला पद अंतिम पद जोड़कर इसमें 2 से भाग करना और गुणा करना टोटल जितने पद हों। तो 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं लिखी गई हैं, इसलिए बेशक 100 पद होंगे।
1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं लिखी गई हैं, तो टोटल कितने पद हैं? 100। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद होते हुए 100। तो वैसे यह 100 2 से कट जाएगा 50 बार में। तो अब 1 और 100 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, और 101 का गुणा जब 50 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5050। तो 5050 यह ऑप्शन बी के लिए है। तो बिल्कुल शुरुआत मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से इस पर की है, और योग इस हेडिंग में प्राकृतिक संख्या के योग में जितने नेचर के प्रश्न हैं सारे प्रश्न शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यदि संख्याएं 1 से न शुरू होकर बीच से कहीं शुरू हो जाए, जैसे यहां पर 51 से शुरू है, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस होते हुए प्लस 200 तक जाना है और सभी संख्याओं को जोड़ना है। अब यह देखिए समांतर श्रेणी है कि नहीं? सभी पदों में एक एक का अंतर है, तो बेशक समांतर श्रेणी तो है ही। अब योगफल निकालना, तो हमें करना क्या है? पहला पद अंतिम पद जोड़कर इसमें 2 से भाग करना। जैसे पहला पद क्या है? 51, और प्लस अंतिम पद क्या है? 200। इसको जोड़ना और इसमें 2 से भाग करना, और गुणा करना है किससे? कुल पदों की संख्या से। अब बताइए, क्या 51 से लेकर 200 तक के सभी पद को काउंट करें तो क्या 200 पद होंगे? आपका जवाब होगा नहीं। आप कहेंगे 200 पद तब होंगे जब 1 से लगातार शुरू हो और 200 तक जाए, मतलब 1 से लगातार 200 तक जाएंगे तब 200 पद होंगे। लेकिन यहां शुरुआत कहां से है? 51 से। इसका मतलब यह है कि 1 से 50 तक की संख्याएं नहीं लिखी गई हैं। अब थोड़ा इमेजिन करिए, यदि मैं 1 से लिखता, यदि 1 2 3 4 5 6 होते हुए पूरा 200 तक लिखता, तब तो 200 पद होते। तब कितने पद होते? 200। लेकिन हमने शुरुआत कहां से किया? 51 से। इसका मतलब हमने 1 से 50 तक की संख्याएं नहीं लिखी। तो इसका मतलब यह है कि 200 पद में से उतना पद घटा दीजिए जितना नहीं लिखा। तो 200 पद में से 50 पद घटा दीजिए, तो ओवरऑल 150। टोटल कितने पद हैं? मतलब 1 से लेकर 200 तक लगातार होता तब तो 200 पद होते, लेकिन हमने 1 से 50 तक तो लिखा ही नहीं, हमने 51 से शुरू किया। तो इसका मतलब 200 पद में से उतना पद कम है जितना हमने नहीं लिखा। तो हमने कहां तक नहीं लिखा है? 50 तक। तो 200 पद में से 50 पद घटा दीजिए, मतलब यहां कुल पद निकालने हैं। तो 200 पद में से उतने पद घटा दीजिए जितना नहीं लिखा है। तो 1 से 50 तक मतलब 50 पद नहीं लिखा है, तो टोटल कितने पद है? 150। वैसे यह 75 बार में कट जाएगा। अच्छा, यहां नहीं काट देना कि ये 100 बार में कट जाएगा। ये जोड़ने के बाद ही 2 से भाग करेंगे, तो कितना आया? 251 में 75 से गुणा करना। भाई 200 और 51 जोड़ेंगे तो 251, और 251 में जब हम लोग 75 से गुणा करेंगे तो ये 5 का 5, 5 पंचे 25, 7 32, हासिल लगा 3, 5 दूना 10, 7 पंचे 35, 35 10 45, 3 48, कैरी 4, 7 दूना 14 और 4 18, कितना आएगा? 18825। और 18825 जो है यह हम लोगों के पहले ऑप्शन में है। 18825 बिल्कुल सही। स्मार्ट, रजनीश यादव, अनिमेश सक्सेना, विजय कुमार, रितेश कुमार, प्रियंका सिंह, अजीत रावत, रामाशंकर। चलिए बहुत अच्छा, 18825 के लिए उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखें, प्रश्न संख्या 9वां। चलिए प्रश्न लिखा है, कोई घड़ी 1 बजने पर 1 बार, 2 बजने पर 2 बार, 3 बजने पर 3 बार और आगे भी इसी क्रम में रिंग करती है, तो 24 घंटे में ये कितनी बार रिंग करेंगी? ऑप्शन दिया। चलिए देखिए, जैसे कोई घड़ी है, जैसे घड़ी में 1 बजा तो घड़ी ने 1 बार रिंग की, जब घड़ी में 2 बजा तो 2 बार रिंग की, 3 बजा तो 3 बार रिंग, और आगे भी इसी क्रम में रिंग करती रहती। मतलब 10 बजा तो 10 बार रिंग करेगी, 11 बजा 11 बार रिंग करेगी, 12 बजा 12 बार। क्या 13 बजेगा आगे कि 13 बजने पर 13 बार? नहीं। अब देखिए, पहले आपको यह पता करना है 1 बजे से मतलब पूरा 12 बजे तक,
मतलब 12 घंटे में कुल कितनी बार रिंग करेगी। पहले आप ये निकाल लेना कि 12 घंटे में कुल कितनी बार रिंग करेगी, 12 घंटे में कुल रिंग कितनी बार करेगी। जैसे आप ऐसे समझना, ये हमने ग लिखा है, जैसे 1 बजने पर 1 बार रिंग की, अब घड़ी में 2 बजा तो 2 बार रिंग की, तो टोटल 3 बार हो गया कि नहीं। 3 बजा तो 3 बार रिंग की, 4 बजा तो 4 बार रिंग की, 5 बजा तो 5 बार। अब ये पता कर लीजिए कि 12 बजे तक में या 12 घंटे में कुल कितनी बार रिंग करेगी, बताइए। अब यह प्राकृतिक संख्या का योग है, 1 से 12 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है। यही है ना, 1 बजने पर 1 बार रिंग की, 2 बजने पर 2 बार रिंग की, 3 बजने पर 3 बार, 4 बजने पर 4 बार। तो इसी प्रकार 12 घंटे में, मतलब जब 12 बजेगा तो 12 बार रिंग करेगी, तो 1 से 12 तक में टोटल कितनी बार रिंग हो जाएगा। अब ये जोड़ना है, तो जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो तो योग का कॉन्सेप्ट है पहला पद और अंतिम पद जोड़ लीजिए। पहला पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 12, इसको जोड़कर इसमें 2 से भाग करिए। पहला पद अंतिम पद जोड़कर 2 से भाग करिए और गुणा करना टोटल जितने पद हो, तो 1 से 12 तक में टोटल 12 पद हैं, तो यह 12 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 छक्के 12, 1 और 12 जोड़ेंगे 13, 13 छक्के 78 बार, मतलब 12 घंटे में 78 बार रिंग करेगी। इसलिए 24 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में 78 बार रिंग करती है, इसलिए 24 घंटे में कितनी बार रिंग करेगी, दोगुना कर दीजिए, 78 दूना 156 बार। कितनी बार रिंग करेगी 156 बार। ये हम सभी का ऑप्शन बी बनेगा, 156 बार। क्लियर है। 12 घंटे में टोटल कितनी बार रिंग करेगी 78 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार रिंग करेगी, 12 घंटे में जितना रिंग किया हो उसका डबल कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं आगे क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए एक प्रश्न और देखें, हालांकि अभी कई नेचर इसमें प्रश्न आना है। 35 के प्रथम 60 गुणजों का योगफल क्या है। गुणज का मतलब होता है अपवर्त वाली संख्या, गुणज का मतलब होता है अपवर्त, पहाड़ा, मल्टीपल, मतलब 35 के प्रथम 60 गुणज का मतलब ये, मतलब फाइंड आउट द सम टोटल ऑफ फर्स्ट 60 मल्टीपल्स ऑफ 35, फर्स्ट 60 मल्टीपल्स ऑफ 35। 35 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार, 35 का पहाड़ा हमें 60 बार पढ़ना है और इन सभी का योगफल बताना है। जैसे आप ऐसे समझना, 35 का पहला गुणज 35 होगा, 35 का पहला गुणज 35 होगा, 35 का दूसरा गुणज 70 होगा, 35 का तीसरा गुणज 105 होगा, 35 का चौथा गुणज 140 होगा। इसी प्रकार हमें 35 के प्रथम से 60 गुणजों का योगफल बताना है। तो 35 का 60वां गुणज कितना होगा, 0 6 5 30, 0 3 6 3 18 3 2100। देखिए 35 का पहला गुणज 35 होगा, 35 का दूसरा गुणज 70 होगा, 35 का तीसरा गुणज 105 होगा और यही क्रम निरंतर चलता रहे और 35 का 60वां गुणज कितना आएगा 2100। हमें इन सभी संख्याओं का योग निकालना है, मतलब किसका, सीरीज कुछ इस प्रकार से बनेगा। 35 का पहला गुणज 35 है, 35 का दूसरा गुणज 70 है, 35 का तीसरा गुणज 105 है, प्लस होते हुए 35 का 60वां गुणज 2100 है। इन सभी का योग बताना है। तो जब योग बताइएगा तो कैसे, आप ऐसा करना, श्रृंखला का पहला पद और अंतिम पद दोनों जोड़ लीजिए। तो पहला पद 35 है प्लस अंतिम पद कितना है 2100 बटे 2 गुणा कुल पद की संख्या। तो 35 का पहाड़ा 60 बार पढ़े हैं, इसलिए पदों की संख्या भी 60 होगी। यह सूत्र चलेगा क्योंकि यह समांतर श्रेणी में है। गुणज वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सबकी सब समांतर श्रेणी में होती है। 35 70 105 सब में 35 35 का अंतर है, तो समांतर श्रेणी में योग का सूत्र हमने डेरिवेट किया और आपको बताया कि क्या होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद 2 से भाग करना और गुणा करना टोटल जितने पद हों। आप देखिए 35 का पहला गुणज 35 एक पद हो गया, 35 का दूसरा गुणज 70 2 पद हो गया, 35 का तीसरा गुणज 105 3 पद हो गया, तो 35 का 60वां गुणज 2100 है, 60 पद हो गए।
मतलब आप ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, टोटल कितने पद हैं 60। यह 60 2 से कटेगा 30 बार में। अब जोड़ लीजिए 2135 आएगा। और जब इसमें 30 से गुणा करेंगे, 0 3 पंचे 15 हासिल 1 3 3 9 1 10 3 1 का 3 1 4 3 दूना 6 64,050 होगा। ये ऑप्शन पहला ही बनेगा 64,050। चलिए क्लियर है। अच्छा इंटरनेट इश्यू हो गया क्या? चलिए एक बार मैं, हाँ सही है 64,050 पहला ऑप्शन के लिए उत्तर आ रहा है। हाँ प्रियंका सिंह, अलका यादव, शिखा राजपूत, सुनील त्रिपाठी, राहुल सागर और प्रियंका सिंह, सत्येंद्र सिंह। चलिए हाँ बिल्कुल आप ऐसे भी कह सकते हैं 35 कॉमन कर लीजिए। और यदि 35 कॉमन कर लेते हैं, जैसे 35 + 70 + 105 होते हुए 2100 है, 35 कॉमन कर लें तो 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है और 35 से गुणा कर देना, बात वही हुआ। तो ये हो गए। एक प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं यहीं से शुरुआत। अभी देखिए योग का हम लोगों का अभी पहला ही हेडिंग चल रहा है प्राकृतिक संख्या के योग पर। और प्राकृतिक संख्या के योग पर हमने 2 कंडीशन, जब योग पर बात करते हैं तो 2 कंडीशन बांटा था, जब संख्या समांतर श्रेणी में हो नियमित अंतराल में, और जब संख्या अनियमित अंतराल में हो। और जब संख्या नियमित अंतराल में हो समांतर श्रेणी में, तो इसको भी 2 कंडीशन में बांटा था। मतलब जब योग ज्ञात करना हो और जब योग ज्ञात हो। अभी योग ज्ञात करना हो उसी कंडीशन से प्रश्न हो रहे हैं। अभी आगे भी कुछ प्रश्न हैं, तो यहां से मैं बैक टू बैक कल मैं 11वें प्रश्न से शुरुआत करूंगा और फिर जो भी कॉन्सेप्ट बीच बीच में आते जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट पर विधिवत चर्चा होगी एक पूर्ण रूप से। मतलब जब यह टॉपिक समाप्त होगा, देखिए संख्या पद्धति को लेकर आप किसी भी किताब को लेकर बैठेंगे, कहीं से कोई इशू नहीं आएगा, हर लेवल में टच करूंगा। तो इसी प्रकार से जब आगे मैथमेटिकल एक्शन, मतलब पूरे क्रम के 8 खंडों में बांटकर ये पूरी गणित पढ़ाएंगे। तो जो लेखपाल के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि जो भी पाठ्यक्रम है, जैसे बीजगणित का भाग है, ज्यामिति का भाग है, सांख्यिकी का भाग है और डीआई पार्ट भी मैं इंक्लूड किया रहूंगा। तो हर एक खंड को, त्रिकोणमिति भी है, प्रायिकता भी बताएंगे, मेंसुरेशन का पूरा खंड चलेगा। मतलब एक पूर्ण एक विस्तृत क्लास। मतलब इस क्लास के बाद आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल न के, मतलब ये है ना, जैसे एक होता है ना कॉन्फिडेंस से हर प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, तो उस तरीके का एक कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा, रीजनिंग स्किल डेवलप होगी। विशेषकर जब आगे शाब्दिक समस्याओं के प्रश्नों को हल करेंगे, जहां विशेष सूत्र आएंगे, फार्मूले को डेरिवेट करते हुए व्याख्यायित रूप से हर नेचर को समझेंगे। मतलब मैं वैसे मैथमेटिक्स को बेसिक से लेकर चलता हूं, मतलब ट्रिक का प्रयोग बहुत कम कराते हैं और बेसिक को भी इस रीजनिंग स्किल से रखते हैं कि वो चीजें आगे बेहद आसान लगेंगी आपको। और जहां पर कहीं कहीं प्रश्न के नेचर बहुत टिपिकल होते हैं, जहां पर हमें सूत्र जानने ही होते हैं, तो क्योंकि यदि हम उसके लिए सूत्र नहीं जानेंगे तो बेसिक में समय ज्यादा लगेगा। तो जहां पर ऐसे विशेष सूत्र आएंगे, उस सूत्र को मैं डेरिवेट करके बताऊंगा, ताकि सूत्र भूल भी जाए तो भी आसानी से आप प्रश्नों को कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट कर सकें। आर्य तिरछी विधियों का भी प्रयोग स्थिति के अनुसार होगा, स्थिति के अनुसार ऑप्शन विधि का भी प्रयोग होगा, लेकिन वो प्रश्न के रिक्वायरमेंट पर, प्रश्न के डिमांड पर। विशेषकर जब स्टेटमेंट वाले प्रश्न चलेंगे तो वहां से हिट एंड ट्रायल भी आपको बताएंगे। मतलब हर प्रकार की मैथमेटिक्स में एक लॉजिक डेवलप कराने का प्रयास होगा। तो आज का यह सेशन बस इतना ही। आप सभी की सक्रियता के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल अवश्य जुड़िए 2 बजे दोपहर में, इसके आगे के भाग को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।